प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कुलदीप सोनी आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर का जो मूल भाग है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए जो सबसे बेसिक आवश्यकता उसे कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। हिंदी में कहते हैं इसे शब्द भेद। ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच मुख्यतः 8 प्रकार की होती है। पहला आपका होता है नाउन। ठीक। तो नाउन की जैसा कि परिभाषा सबको मालूम है कि द नाउन इज अ पर्सन प्लेस और थिंग्स विच कॉल द नाउन। ये लिखा है, आप चाहें तो कॉपी में लिख लेना कि नाउन जो है किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। यानी कि प्रत्येक वस्तु, संसार में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु, संसार में पाए जाने वाला प्रत्येक स्थान और प्रत्येक व्यक्ति नाउन की श्रेणी में आता है। ठीक है। जैसे राम, टेबल, कुर्सी, दिल्ली, बेंगलोर आदि आदि। ठीक है। अब ये तो सादा चीज़ हो गई, लेकिन अब हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो उसे कहेंगे नाउन के काइंड्स, यानी कि संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के जो भेद हैं वो आपने अभी तक तो 5 प्रकार के पढ़े होंगे: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। लेकिन अब थोड़ा सा हम एडवांस नाउन के प्रकार आपको बता रहे हैं। देखिए, नाउन को मुख्यतः 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो कॉन्क्रीट नाउन, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक। कॉन्क्रीट नाउन को हम टेंजेबल नाउन भी बोलते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम इनटेंजेबल नाउन भी कहते हैं। अर्थात कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त। क्या होता है? मूर्त। और इनटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त। अब मूर्त और अमूर्त समझिए, तो मूर्त में तो बेसभी राशियाँ आती हैं, बेसभी वस्तुएं आती हैं, सब चीज़ें आती हैं जो भौतिक अवस्था में होती हैं, अर्थात जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। वो सब चीज़ें आपकी मूर्त अवस्था में आती हैं। जैसे कि ऊपर लिखा था, जैसे राम मूर्त है, टेबल मूर्त है, कुर्सी भी मूर्त है। ये सब टेंजेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो अमूर्त संज्ञा है, जैसा कि आपको लिखा दिख रहा है यहाँ, भाववाचक संज्ञा, और आपने पढ़ा भी होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आपकी अमूर्त या इनटेंजिबल नाउन आता है। अब कॉन्क्रीट और इनटेंजिबल नाउन, यानी कि टेंजिबल और इनटेंजिबल नाउन के भी अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत पहला आता है आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन और चौथा भी है एक, ये आपका कलेक्टिव नाउन। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई काइंड्स नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में देखेंगे, प्रॉपर नाउन में देखेंगे पहला आप कि प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो a noun which belong to the a particular or individual name of person, place or things is called the proper noun। अर्थात जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराएं। ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि शहर से काम चल जाएगा, कानपुर शहर का नाम लिया तभी वह प्रॉपर नाउन में आएगा। व्यक्ति माने एक प्राणी का बोध, एक शहर का बोध, एक वस्तु का बोध हो और उसको नाम से इंडिकेट किया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे नदियाँ तो बहुत सी हैं, लेकिन हमने कहा यमुना नदी में बाढ़ आ गई, तो यमुना नदी एक व्यक्तिगत हुआ। ठीक है। जैसे कहा, हमने कहा मीना, तो
लड़कियां तो बहुत है लेकिन मीना सबसे होशियार लड़की है। तो क्या हुआ, ये व्यक्ति है। कक्षा में बैठे हुए बच्चों में से यदि हम कहें रोहित तुम खड़े हो जाओ, तो रोहित इसमें क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम कहें विद्यार्थी, तो विद्यार्थी आपकी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए वो आपकी जातिवाचक एक कॉमन नाउन में आएगा। जैसे मुंबई एक पर्टिकुलर शहर का नाम है, तो मुंबई को हम क्या में रखेंगे, प्रॉपर नाउन में रखेंगे। अब अगला नंबर है, आपको समझ में आ गया होगा लगभग कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है वे जिससे किसी नाम से जिसे इंडिकेट किया जाए, जिसमें एक ही प्राणी या एक ही वस्तु या एक ही स्थान का बोध होता है, वह आपका प्रॉपर नाउन आता है। ठीक है। कॉमन नाउन यानी कि जाति, देखो जैसा कि शब्द से लग रहा है, जाति माने संपूर्ण समूह का बोध। ठीक। जाति का मतलब यहाँ पे कास्ट से मत मान लेना, जाति का मतलब यहाँ पे एक ही प्रकार के सदस्यों के समूह को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए लिखा है इसमें, कॉमन नाउन आर द वर्ड विच आर द नेम ऑफ द क्लास ऑफ प्लेस पर्सन एंड थिंग्स। यानी क्लास माने यहाँ पे संघ से है, क्लास माने कक्षा से नहीं, यहाँ संघ है। ठीक है। स्थानों का संघ, ठीक, लोगों का संघ और वस्तुओं के संघ के लिए क्लास के लिए इस कॉमन नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यह लिखा है, जैसे नाम जिससे जाति वर्ग का बोध हो उस जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांव, ठीक है, गांव, पशु, जानवर, पहाड़, ये सब क्या है, आप इस किसी एक पर हाथ नहीं रख सकते हैं। जैसे हम एक गाँव चले जाओ, तो कौन से गांव चलो जाओ ये कन्फर्म नहीं हुआ है। गांव का मतलब बहुत सारे देश में गांव हैं, लेकिन हमने कहा किसी पर्टिकुलर गांव का नाम लिया तो वो किस में आ जाएगा, फिर प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। जैसे कि हमने कि पशु, ठीक है, पशु खेत में है, तो पशु खेत में है तो पशुओं की श्रेणी में, अभी नहीं कि गाय होगी कि भैंस होगी बकरी होगी, तो ये समूह का बोध करा रहा है। ठीक है, यानी कि एक संघ का बोध करा रहा है। ठीक है। जैसे पहाड़, अब पहाड़ भी बहुत हैं, ठीक है, विंध्याचल है, हिमालय है, सतपुड़ा है, ठीक है, ये तमाम पहाड़ है। लेकिन जब हिमालय का नाम लेंगे तो फिर कौन में आएगा, वो प्रॉपर नाउन में आएगा। यदि पहाड़ का नाम या पर्वत का नाम लेंगे तो पहाड़ और पर्वत आपके किस में आएंगे, किस में आएंगे सर, ये आपके कॉमन नाउन में आएंगे। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या देखेंगे, कलेक्टिव नाउन। ठीक है। कलेक्टिव नाउन जैसा कि सबसे ही समझ में आ रहा है, कलेक्टिव माना होता है समूह या संग्रह। ठीक है। द नाउन दैट डिनोट अ ग्रुप ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन। अर्थात वे संज्ञाएं जिसमें समूह का बोध होता है, पूरे समूह का बोध होता है, ठीक है, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वहाँ पे संघ था, यहाँ समूह, समूह माने कलेक्शन, ठीक है, ग्रुप। ठीक। जैसे भीड़, अब भीड़ है तो लोगों का समूह होगा, पुरुष भी होंगे, महिलाएं भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है। क्राउड बोलते हैं इसको। गुच्छा, बंच, तो गुच्छा फूलों का भी हो सकता है, गुच्छा झाड़ियों का भी हो सकता है। तो इस तरीके से एक कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। ठीक है। कलेक्टिव माने किसी का समूह, आपका भीड़ है, आपका बंच यानी कि गुच्छा हो गया। ठीक है। और भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि पत्थर हैं, और भी चीज़ें ऐसी होंगी जो कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में आती हैं। अगला है आपका मटेरियल नाउन। कौन सा है, मटेरियल नाउन। तो नाउन दैट रिफर्स, मटेरियल को दिख रहा है आपको, मटेरियल का मतलब है यहाँ पे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, दिख रहा है। ठीक है। तो क्या लिख रहा है इसमें, नाउन दैट रेफर टू नेम ऑफ द लिक्विड और मैटर इज कॉल्ड द मटेरियल नाउन। लिक्विड माने द्रव्यमान कोई वस्तु होती है, ठीक है, कोई पदार्थ जो द्रव्यत रूप में होता है वो मटेरियल नाउन में आता है।
सीधा इसको ऐसा मान लीजिए कि द्रव या पदार्थ यानी कि जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके वो आपके मटेरियल नाउन में आएगा। जैसे देखिए, जैसे पानी, अब पानी से नई चीज़ बर्फ बनाई जा सकती है, भाप बनाई जा सकती है। सोना, अब सोना तो द्रव्यवाचक में ही आएगा। आप सोचो कि सोना कौन लिक्विड होता है, हमने क्या कहा कि ऐसी वस्तु जिससे कोई नई वस्तु का निर्माण हो वो आपका इसमें आता है, पदार्थवाचक या मटेरियल नाउन में आता है। इसमें आता है, मटेरियल नाउन में आता है। जैसे दूध, दूध से मक्खन बनाइए, घी बनाइए, दही बनाइए, तो ये सब कैसे है, मटेरियल नाउन। जैसे मिट्टी है, ठीक, गेहूँ है, गेहूँ भी मटेरियल नाउन में आएगा। क्यों? गेहूँ से हम आटा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, ठीक। अब अगला 5वां नंबर है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब वही बताया था, जो चार जो थे वो कॉन्क्रीट था, इनके टेंजिबल थे, और ये 5वां आपका जो है इसमें श्रेणी में आएगा, इनटेंजिबल श्रेणी में आएगा। इसे हम भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि इन सबको तो समझना आसान है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिनको समझना और एक्सरसाइज में से निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो ध्यान से सुनेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड विच यूज टू द नेम ऑफ द क्वालिटी, स्टेट ऑफ एक्शन इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान ना, इतना ध्यान करना है। क्वालिटी माने गुण, स्टेट माने अवस्था, एक्शन यानी कि क्रिया, ठीक है, बोध कराते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। देखो यहाँ पर देखा, वैसी संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता है, केवल गुण का आभास होता है, ठीक, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझना ध्यान से, क्या नहीं होता इनका, आना तो आकार होता है और ना ही कोई रूप होता है। अब जैसे एग्जाम्पल, ब्यूटी, सुंदरता, ठीक है, सुंदरता मनुष्य का एक गुण है, ठीक है। दया, काइंडनेस, ये भी एक मनुष्य का गुण है, ठीक है। ईमान, ऑनेस्टी, ये भी गुण है, ठीक। इस तरीके से आपका ये नाउन की काइंड्स कंप्लीट हुए। थोड़ा सा नाउन का और भाग है, इसको भी थोड़ा देखना है, ठीक, ठीक है। नाउन को ऊपर दिए गए चिन्हों, ऊपर दिए गए काइंड्स के अलावा दो प्रकार से और भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तो काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल माना गणनीय, अनकाउंटेबल माना अगणनीय, यानी कि गणना की जा सके भी काउंटेबल नाउन होंगे। जैसे कि हमने कहा पेंसिल, क्या कहा, पेंसिल, तो पेंसिल क्या है आपका, कैसा है, पेंसिल आपका काउंटेबल नाउन हो गया। जैसे कहा हमने पेन, किताब, पुस्तक, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन में जैसे हमने कहा दूध, ठीक है, हमने कहा मक्खन, ठीक है, ठीक है। ऐसे नाउन जिनको गिना ना जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, काउंटेबल नाउन तो हमने ऊपर समझा दिया था आपको। काउंटेबल माने जिनको गिना जा सके, जैसे पुस्तक है, कलम है, पेंसिल है, आदि आदि, ठीक है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को समझना बहुत आवश्यक है। अनकाउंटेबल नाउन माने अगणनीय, अर्थात जिनको गिना ना जा सके, गिना ना जा सके, ठीक है। तो इसमें थोड़ा देखिए आप लोग, अब कौन कौन से, जैसे एडवाइस, सलाह, ठीक है, बेग्ड, भीख मांगना, ठीक, ब्रेड, कार्डबोर्ड, क्लॉथिंग, कॉकरी, क्रॉकरी, कल्टरी, डर्ट, ठीक, इक्विपमेंट, एड, ठीक, एविडेंस,
एविडेंस का मतलब होता है तो कोई केस हो जाता है अदालत में तो उसके जो साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं उसे हम एविडेंस कहते हैं। ठीक है, भोजन है, फ्रूट्स है, फर्नीचर है, ठीक है, ये सब आपके कैसे अनकाउंटेबल नाउन होंगे। आप फर्नीचर को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। भोजन को गिन सकते हैं क्या? नहीं। धूल को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, कपड़ों, क्लॉथिंग माना है फटे हुए कपड़े जो दर्जी की दुकान पर डले रहते हैं उनको क्लॉथिंग के श्रेणी में लाते हैं। जैसे कूड़ा करकट है, ग्रास घास है, गृहकार दिया टीचर ने, तो ये सब ऐसे तमाम ऐसे शब्द हैं जो एक बार आप पढ़ लेंगे पूरा तो ये सब आपकी कौन सी श्रेणी में आएंगे? अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। तो अनकाउंटेबल में कि ना तो कभी प्लूरल बनते हैं, ध्यान देना ये इम्पोर्टेंट है, और ना ही इनके पहले कभी ए और एन का प्रयोग किया जाता है। आप सोचें कि एन एडवाइस, तो ये आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, एडवाइस से काम चलेगा। अगला सलाह दी, एक सलाह दी, एक कोई नहीं। ठीक, अब नाउन के भाग और नाउन के प्रकार ख़त्म हो गए। नाउन के बाद अब आपका जेंडर, जो अगली वाली क्लास में हम शुरुआत करेंगे क्योंकि वीडियो भी बड़ा हो गया है। अब सभी भैयाओं को वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है, और बीच में पुश करके इसको क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट करके होमवर्क के रूप में हमें भेजना भी है। ध्यान रहे नाउन के सभी काइंड्स की डेफिनेशन आपको याद हो जाए। ठीक, और इनके काइंड्स लिखने के बाद, इनकी परिभाषा लिखने के बाद, इनके एग्जाम्पल लिखने के बाद आप हमें सेंड करेंगे। थैंक यू।